गांव में तो कोई काम नहीं मिल रहा। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए दूसरे गांव तो जाना ही पड़ेगा। माधव काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह दरैयापुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान हरिहर सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं माधव दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में तो काम के लिए अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है माधव, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 100 बीघा खेती की जमीन है। तुम्हें उस जमीन पर फसल की बुवाई, कटाई, खेती के पूरे काम करना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 1000 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? ओरे बाप रे, 100 बीघा जमीन! इतनी ज्यादा जमीन संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो माधव, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके खेत में जो कुठिया है, क्या मैं उस कुठिया में रह सकता हूं? हरिहर सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और माधव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है माधव, तुम उस कुठिया में रह सकते हो। तब से माधव सेठ जी के खेत में बनी कुठिया में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेती के कामों में लग जाता, पूरी मेहनत से काम करता था। हरिहर सेठ को भी माधव का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन हरिहर सेठ माधव को बुलाकर उससे कहता है, माधव, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम मेरी खेती के काम बहुत लगन और शिद्दत से करते हो और फसल का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। इसलिए फसल की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और फसल पहले से ज्यादा हो रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 2000 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। माधव हरिहर सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे माधव के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटी सी रहने लायक एक कुठिया बनवा लेता है। अब माधव दिन भर खेत में काम करता, खाना खाता और रात के समय सोने के लिए अपनी कुठिया में जाता। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। माधव की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। मेरे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है, लेकिन अगर ये पैसे चोरी हो गए तो? नहीं, उन पैसों से इसी गांव में थोड़ी बहुत जमीन खरीद लेता हूं। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास अच्छे खासे रुपए भी जमा हो गए हैं, जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता सता रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हरिहर सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर माधव से कहता है, हाँ माधव, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। तो तुम उन पैसों का क्या करना चाहते हो? मैं सोच रहा था कि उन पैसों से
मैं इसी गांव में एक छोटी सी जमीन खरीद लूं, जिस पर मैं अपनी भी खेती कर सकूं। ठीक है, इस वक्त तो तुम्हें इस गांव में जमीन एक ही जमींदार जमीन बेच सकता है, और वो जमींदार है विभूषण जमींदार, क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है इस गांव में। जमींदार? हाँ माधव, इस गांव का विभूषण जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। क्या पता वो तुम पर दया कर कर तुम्हें सस्ते दाम में जमीन दे दे। अच्छा ठीक है सेठ जी, फिर आज ही मैं विभूषण जमींदार जी से मिलकर बात करता हूं और उन्हें अपनी समस्या बताता हूं। उसी दिन माधव जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। कहो क्या काम है? जी जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओ। जी, मुझे उनसे जमीन खरीदनी थी, यही काम के लिए आया था मैं। तुम अंदर जा सकते। जमींदार जी, मैं माधव, मैं हरिहर सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा माधव, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से हरिहर सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। मुझे उन रुपयों से कुछ जमीन खरीदनी थी आपसे। अच्छा ठीक है, वैसे कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? जमींदार जी, यही कोई लगभग 50,000 होंगे मेरे पास। अरे माधव, इतने रुपयों में तो आधा बीघा जमीन भी मुश्किल से आएगी। सिर्फ आधा बीघा जमीन? सेठ जी, मैंने आपकी ईमानदारी और दायनता के बारे में लोगों से बहुत सुना है। इतने पैसों में कम से कम 1 बीघा जमीन तो दे दो। माधव, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी जमीन मुफ्त में तो नहीं दे सकता। है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम अभी ये पैसे मुझे दे दो और बाकी के आधे पैसे जब तुम्हारे पास जमा हो जाए तब दे देना। मैं तभी वो जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, मेरे पैसे जमींदार के पास सुरक्षित रहेंगे। यहां चोरी का कोई डर नहीं। ठीक है जमींदार जी, आप मेरे ये पैसे अपने पास रख लीजिए। जब मेरे पास बाकी पैसे जमा हो जाएंगे, मैं आपके पास वो जमा कर कर जमीन अपने नाम पर लिखवा लूंगा। मैंने आपकी ईमानदारी के चर्चे सुने हैं। हाँ माधव, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। मैं आधी रकम आपके पास जमा कर देता। ये पूरे 50,000 हैं। आप गिन कर देख ली। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माधव, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। माधव अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। हाँ माधव, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। माधव अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही माधव ईमानदारी और मेहनत से हरिहर सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन माधव सोचता है, अब बहुत साल हो गए हैं और मेरे पास बाकी के पैसे भी जमा हो गए हैं। मैं आज ही जमींदार से मिलने जाता हूं और बाकी की रकम जमा कर कर अपनी जमीन अपने नाम लिखवा लेता हूं। माधव जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपनी जमीन लेने आया हूं। मैं बाकी की रकम ले आया हूं। रुपए आपके पास। मैंने पहले 50,000 दिए थे और अब 50,000 लाया हूं पूरी 1 बीघा जमीन खरीदने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं माधव हूं। कुछ साल पहले मैंने आपके पास जमीन खरीदने के लिए आधे पैसे जमा किए थे। याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं, जमीन के व्यवहार करते हैं, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। आपके पास कोई कागज है उन पैसों के जो आपने मुझे दिए हैं? जमींदार जी,
ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको जमीन के आधे पैसे दिए थे जमीन खरीदने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके आप ये बाकी के पैसे ले लीजिए और जमीन मेरे नाम कर दीजिए। मैं ईमानदारी से ही काम करता हूं, इसलिए तो तुमसे मैं कागजात मांग रहा हूं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टेट पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, कृपया करके मुझे मेरी जमीन दे दीजिए रुपए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे ये क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे जमीन लेने एग्जामिन आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर माधव की पिटाई करने को कहता है। जमींदार के आदमी माधव को डंडे से खूब मारते हैं। फिर माधव दुखी होकर अपने घर चला जाता है। माधव के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से माधव घाव के दर्द के कारण हरिहर सेठ के खेत में भी काम के लिए नहीं जा पाता है। इसीलिए अगले दिन हरिहर सेठ खुद माधव के पास आ जाते हैं। अरे भाई माधव, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ है भाई तुम्हें? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे माधव, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? हरिहर सेठ, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास कुछ साल पहले मैंने अपने पैसे जमीन खरीदने के लिए जमा किए थे, वो आज मुझे जमीन देने से इनकार कर रहा है। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो माधव, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था, गलती तो मेरी भी है। दिया नहीं हरिहर सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं वो मुझे जमीन तो छोड़ो, मुझे मेरे पैसे भी वापस लौटाएगा। माधव, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। हरिहर सेठ माधव के कान में सारी तरकीब बताता है। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन हरिहर सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे हरिहर सेठ, आप यहाँ आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं लगभग 10 लाख लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी न हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे हरिहर सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर माधव आ जाता है। अरे माधव, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूं। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूं।
जमींदार माधव के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना माधव, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूं। माधव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। हरिहर सेठ इतना बोल ही रहे थे कि तभी वहां हरिहर सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ये बोलकर हरिहर सेठ और उनका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया? ये 1 लाख तो चले गए, और जो माधव के 50,000 रुपए हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। कोई बात नहीं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।